हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। तो मैं आपको दो चीजें यहाँ पर बताना चाहती हूँ। एक तो जो भी हमारा यूट्यूब सेशंस होता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। दूसरा, हमारा पेड बैच चल रहा है, तो जिनको भी इनरोल करना है जल्दी से इनरोल कर ले, वरना अगर क्लासेस डिले होते जाएंगी, क्लासेस आगे बढ़ जाएंगी तो दिक्कत होगी चीजों को समझने में। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट था, सोचा मैंने आपको बता दूं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉड्यूल बी चैप्टर 11 रेमिटेंस प्रोडक्ट। अब ये आरबीडब्ल्यूएम का चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, बाकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, जा करके आप लोग देखिए और डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 फरवरी को जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आने वाला है, तो 1 बाय 1 मैं सारे स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, तो मैं खुद एक एक करके आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रेमिटेंस प्रोडक्ट में वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट देखिएगा आपको पता चलेगा, लेकिन अगेन क्योंकि इससे एग्जाम्स में आपके नेफ्ट आरटीजीएस से क्वेश्चंस आते हैं तो हम वापस से इसको पढ़ लेते हैं। तो नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया है? ताकि थोड़ा सा सीमलेस और यहाँ पर जो है हैजल फ्री और सिक्योर पेमेंट हो सके। ठीक है, इसके लिए अक्रॉस द इंडिया इसकी वजह से आपको एनईएफटी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब कौन कौन एनईएफटी कर सकते हैं? तो देखिए, दो लोग यहाँ पर एनईएफटी कर सकते हैं। एक जिनका खुद का अकाउंट है बैंक में, दूसरा अगर कोई वॉक इन कस्टमर आता है तो वो भी नेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके नेफ्ट के लिए ना 50,000 आपका लिमिट होता है, इससे ज्यादा का वो नेफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब वॉक इन कस्टमर आते हैं, अगेन आपको पता है, हम उनके सारे डिटेल्स वगैरह, एड्रेस, सारी चीजें, रीजन ट्रांसफर वगैरह करने का सारी चीजें हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखते हैं। वेदर वो हमारा कस्टमर है या नहीं है, हमको उनका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ता है। तो 50,000 होता है। चलिए इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि इंडिया से नेपाल अगर ट्रांसफर करना है फंड तो आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको लिमिट देखने को मिलती है कि 50,000 आपका पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस लिमिट्स एंड चार्जेस की। तो क्या कौन से चार्जेस लगते हैं, कितना लिमिट है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो नेफ्ट में पहली बात तो कोई मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कोई भी, जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो कोई भी मिनिमम मैक्सिमम आपका ट्रांजैक्शंस लिमिट नहीं है। चाहे वो अपने मोबाइल आप अपने मोबाइल से करो या बैंक में जाकर ऑनलाइन कर रहे हो, दोनों के केस में आपको कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाते हो और कैश बेस्ड ट्रांसफर करते हो, यानी कैश लेकर के जाते हो ट्रांसफर कराने के लिए, तो कैश के केस में जो मैक्सिमम लिमिट होता है 50,000 होता है। अब हुआ ये कि 2020 में जनवरी में आरबीआई ने जितने भी चार्जेस थे ट्रांजैक्शन रिलेटेड उसको रिमूव कर दिया। तो ये किन के लिए रिमूव किया? तो जो भी ऑनलाइन बैंकिंग है फॉर सेविंग अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो जो भी सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, इसके थ्रू नेफ्ट कर रहे हैं, तो डिजिटल अगर पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं नेफ्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि नेफ्ट आपको 24/7 365 डेज अ ईयर अवेलेबल है, यानी कि इंक्लूडिंग योर हॉलीडेज यहाँ पर आप नेफ्ट कर सकते हो, संडे को भी नेफ्ट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि बैच प्रोसेसिंग होती है। नेफ्ट में आप बैच प्रोसेसिंग देखते हैं, यानी कि आपका जो यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग का टाइमिंग होता है 12:30 सुबह स्टार्ट होता है और लेट आपका मिडनाइट तक ये एंड होता है। ठीक है, अगर आप नेफ्ट करते हैं तो विद इन अ 2 बिजनेस आवर आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें मतलब 2 घंटे लगते हैं, मतलब इंस्टेंट यहाँ पर आप पेमेंट नहीं देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर B+2 यही है कि बैचेस में आपका एवरी 30 मिनट्स में आपके बैचेस चलते हैं, ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए 10:10 पे आपने नेफ्ट के लिए नेफ्ट किया, ठीक है, तो ये 10:30 तक आपका नेफ्ट का प्रोसेसिंग होगा और विद इन 2 बिजनेस आवर्स ये जो भी आप बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उनके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नेफ्ट। इसमें मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल पेमेंट्स को एक साथ ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, इसलिए इसमें बैच प्रोसेसिंग होती है। अब यहाँ पर सेटलमेंट मैंने बता दिया है कि 2 आवर्स में आपका सेटलमेंट हो जाता है। अगर क्रेडिट नहीं हुआ,
जैसे मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन्स किए, नेफ्ट किया, बट वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो उस ट्रांजेक्शन्स को विद इन 2 आवर्स बैंक रिटर्न कर देती है ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको कोई जा करके बताना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई एप्लीकेशन भरना है, ऑटोमेटिकली ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब पेनल्टी वगैरह की बात करते हैं कि अगर फंड ट्रांसफर करने वगैरह में डिले होता है तो बैंक को यहाँ पर पेनल्टी चार्जेस लगते हैं, यानी कि जो भी करेंट रेपो रेट होगा आरबीआई का प्लस 2% यहाँ पर उनको कस्टमर्स के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट करना पड़ेगा अगर डिले होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रैकिंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जब प्रोसेसिंग में टाइम लगता है तो हमारे पास तो कोई रिसिप्ट होना चाहिए ना, हमारे पास कोई ट्रैकिंग ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इजिली नेफ्ट के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो यूजिंग यूटीआर। यूटीआर क्या होता है? यूनिक आपको ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो आपको ट्रैक करने के लिए अगर आपको स्टेटस देखना है तो बहुत इजी है, आप या तो कॉल करोगे, ठीक है, जो आपका कस्टमर फैसिलिटेटिंग सेंटर होगा, या ब्रांच में आप कॉल करके अपना यूटीआर नंबर दोगे तो वो आपको पूरा का पूरा आपका स्टेटस बता देंगे कि अभी आपका पैसा कहाँ पहुंचा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि नेफ्ट में जो चार्जेस हैं वो हटा दिए गए हैं, वेव ऑफ कर दिए गए हैं। तो ये सिर्फ ऑनलाइन के केस में हुआ है। अगर आप ब्रांच में जाकर के, जब आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बेसिकली कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्रांच में जा रहे हैं नेफ्ट वगैरह करने, ब्रांच के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको इसमें चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस तरीके का चार्जेस है, तो उसके हिसाब से आपके नेफ्ट के चार्जेस लगते हैं। तो एग्जाम में अगर ऑनलाइन पूछे तो ऑनलाइन या डिजिटल सिस्टम के केस में पूछता है तो नो चार्जेस, लेकिन अगर ब्रांच में जाके कर रहे हैं तो नेफ्ट की चार्जेस लगती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला तो आपको कि फिजिकल चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी पेपर वर्क तो एकदम से हट गया, विजिट करने की जरूरत नहीं है बेनिफिशियरी को, इजिली घर बैठे बैठे वो नेफ्ट कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगता है। ठीक है, ऑनलाइन तो कोई कॉस्ट ही नहीं लगता है। इसके अलावा आपको जो भी कंफर्मेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने सेंड किया पैसे, तो अब उसका जो आपको कंफर्मेशन है वाया मेल, वाया एसएमएस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आप इजिली घर बैठे बैठे कहीं से भी आप इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से घर पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ऑफिस में कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और नेफ्ट अगेन आपको 24/7 अवेलेबल होता है 365 डेज। तो ये सारे आपको एडवांटेजेस इसमें देखने को मिलते हैं। अभी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह में कितना टाइम टेकिंग था, थोड़ा रिस्की भी था, पेपर वर्क होता था, है ना। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ द नेफ्ट। अब हम बात करेंगे आरटीजीएस के बारे में। तो फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये जो आरटीजीएस है किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, कंट्रोल भी आरबीआई करती है, बट ये किसका पार्ट है? सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का ये पार्ट है। तो अब इसमें जो पेमेंट होता है रियल टाइम में होता है। जैसे हमने नेफ्ट में देखा बैच प्रोसेसिंग होती है ना, हर घंटे हर आधी घंटे पे आपकी बैच प्रोसेसिंग होती है। इसमें इंस्टेंटली पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल का ट्रांजेक्शन 1 by 1 सेटल किया जाता है। जैसे अभी अगर मैंने ट्रांजेक्शन किया तो तुरंत विद इन अ सेकेंड सामने वाले के अकाउंट में, जिनके में भी मैंने ट्रांसफर किया है, आसानी से चला जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, एनईएफटी में नेट सेटलमेंट होता है और आरटीजीएस में आपका क्रॉस सेटलमेंट होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर पर्पस एंड बेनिफिट्स की बात कर ले तो बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है फंड ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अगर हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो विद इन अ सेकंड इमीडिएटली मनी ट्रांसफर हो जाता है, तो एक टेंशन नहीं रहता है चीजों का। इसके अलावा जो ओल्डर मेथड था, जैसे हमने नेफ्ट में भी देखा था, चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, जो कि काफी स्लो प्रोसेस होता था, तो अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ये इजिली हो जाता है। कोई भी हाई वैल्यू क्लियरिंग अगर नीडेड है, ठीक है, तो ये आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से आपका टाइम भी बचा लेता है, आपका रिसोर्स भी बचा लेता है और इजिली ट्रांसफर कर देता है मनी को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मिनिमम आरटीजीएस जब आप करते हैं, तो नेफ्ट में तो आपने कोई भी मिनिमम लिमिटेशंस नहीं देखे थे, लेकिन आरटीजीएस के केस में आपका मिनिमम क्या होता है? ट्रांजैक्शंस मिनिमम 2 लाख है, ऊपर कितना भी कर सकते हैं, एनी अमाउंट। ठीक है, तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम आपको 2 लाख आरटीजीएस के केस में करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आरटीजीएस सिस्टम रेगुलेशंस 2013। तो यहाँ पर आरबीआई ने एक इनहैंस फीचर आरटीजीएस का
लॉन्च किया, एस्टैब्लिश किया। अब वो कौन सा फीचर था, तो जैसे आप देखेंगे हाइब्रिड सेटलमेंट एंड फ्यूचर डेटेड ट्रांजेक्शंस। मतलब समझिए कि अब क्या होता था कि मान लीजिए एक ही टाइम पे 10 लोगों का आरटीजीएस आ गया, तो क्योंकि हम यहाँ पर 1 by 1 इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दोनों को ही कंबाइन कर दिया, यानी कि इंडिविजुअल का अपना जो भी आप ला रहे हो, इंडिविजुअल का आरटीजीएस कर रहे हैं और साथ में अगर मल्टीपल का भी आ रहा है तो दोनों को कंबाइन करके एक बार में ही विद इन अ सेकंड सबको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन हो गया इंडिविजुअल और मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स का। अब फ्यूचर डेटेड ट्रांजेक्शन है। अब मान लीजिए किसी का बिजनेस है, वो चाहता है कि हर महीने के 1 तारीख को 10 लाख रुपए उसको जो है ट्रांसफर करना है अपने जो भी अदर पर्सन है जिनके साथ उनका बिजनेस चल रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, एडवांस में अपडेट को भी यहाँ पर शेड्यूल किया जा सकता है और हर महीने ऑटोमेटिकली 1 तारीख को 10 लाख रुपए बेनिफिशियरी के अकाउंट में या जो भी पर्सन है जिनको रिसीवर के अकाउंट में यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर डेटेड ट्रांजेक्शन को भी लाया गया है, तो काफी आसान कर दिया गया है और ज्यादा जो है कस्टमर्स के लिए हैजल फ्री कर दिया गया है कि भैया आपको डेट और टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप शेड्यूल कर दो वो ऑटोमेटिकली चीजें होगी। ठीक है, तो ये है आपका आरटीजीएस सिस्टम रेगुलेशन। अब इससे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, देखिए एक तो स्पीड बढ़ गई। ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट में पेमेंट्स वगैरह हो रहा है, कॉस्ट इसमें थोड़ा कम लगता है, ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है और ऑपरेशनल रिस्क जैसे बैंक्स वगैरह को मैनेज करने में जो दिक्कतें आती थी वो भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो मैनुअल पावर था, मैनुअल प्रोसेसिंग करते थे, काफी टाइम टेकिंग लगता था, वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो ये होता है आपका आरटीजीएस। अब एनईएफटी और आरटीजीएस का एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सेटलमेंट टाइप की अगर मैं बात करूं तो आरटीजीएस में ग्रॉस है और नेफ्ट में आपका नेट सेटलमेंट होता है। टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट रियल टाइम में आप आरटीजीएस में करते हो, लेकिन नेफ्ट में आपका शेड्यूल बैचेस में होता है। मिनिमम 2 लाख अमाउंट होता है फॉर द कस्टमर ट्रांजेक्शन्स और मिनिमम नेफ्ट में आपको कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट आपको आरटीजीएस में नहीं है और ना ही आपको मैक्सिमम अमाउंट नेफ्ट में देखने को मिलता है। ट्रांजेक्शन स्पीड की बात करूं तो इमीडिएटली होता है ट्रांसफर आरटीजीएस के केस में, लेकिन एनईएफटी के केस में हमने क्या बोला कि साइकिल में होता है, टाइम वेरी करता रहता है। ठीक है, क्योंकि बैचेस में प्रोसेसिंग हो रही है, 2 घंटे तो वैसे भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप ट्रांसफर करते हो तो B+2 आवर्स आपको लगते हैं, बिजनेस +2 आवर्स। अब यहाँ पर किसके लिए बेस्ट है आरटीजीएस, तो जिनको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करने हैं, लार्ज अमाउंट है, अर्जेंट है ट्रांजेक्शन्स की बहुत कि अभी इसी वक्त हो जाना चाहिए, तो आप आरटीजीएस करोगे। अगर आपका कुछ स्मॉलर अमाउंट है, लेस अर्जेंट है, इतना अर्जेंट नहीं है, 2 घंटे में भी पहुंचेगा तो चलेगा, तो उस केस में आप नेफ्ट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो आपका जो आरटीजीएस होता है वर्किंग आवर्स में अवेलेबल होता है और नेफ्ट आपका 24/7 आपका अवेलेबल होता है। तो ये कुछ आपके डिफरेंस थे। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्स में एक्चुअल में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू नेफ्ट फॉर अ कैश बेस्ड रेमिटेंस। अब यहाँ पे कैश बेस्ड लिखा है तो इसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट देखने को मिलता है। तो कितने होते हैं, 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है या कोई लिमिट नहीं है, तो 50,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेफ्ट स्टैंड फॉर। ये मई में ना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, बड़ा ही सिंपल सा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलतियां की थी। अब नेफ्ट का फुल फॉर्म ही नहीं पता था। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल एक्सचेंज फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन एक्सचेंजेबल फाइनेंशियल ट्रैकिंग या न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड नेफ्ट। क्या डिफरेंस होता है, अभी जस्ट मैंने आपको डिफरेंस दिखाया है। 4 ऑप्शन है। आरटीजीएस इज बेस्ड ऑन द नेट सेटलमेंट व्हाइल एनईएफटी इज बेस्ड ऑन द ग्रॉस सेटलमेंट। बिल्कुल ही गलत है। आरटीजीएस प्रोसेस ट्रांजेक्शंस इन बैचेस व्हाइल नेफ्ट प्रोसेस ट्रांजेक्शंस इंडिविजुअली, ये भी गलत है। RTGS transactions are processed in a real time and on an individual basis, while the NEFT processes the transactions in the batches at a specific interval. क्या है ये करेक्ट है। दूसरा लास्ट देखिए, there is a no significant difference between, बिल्कुल ही गलत है। ऐसे कैसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, काफी डिफरेंसेस है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, what is the minimum amount that can be transferred using RTGS system for the customer transactions। क्या है मिनिमम ट्रांजेक्शन्स अमाउंट, मैंने आपको बताया भी है। तो 1,000 है, 5,000 है, 10,000 है या 2 लाख है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 लाख इज द करेक्ट आंसर।
What type of settlement is used in the real-time gross settlement system? Net settlement, deferred settlement, gross settlement या batch settlement? क्या होता है यहाँ पर? तो हम gross settlement करते हैं। और net settlement किसके केस में होता है? NEFT के केस में होता है। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर मैंने यहाँ पे ग्रॉस सेटलमेंट RTGS पूछा है तो एग्जाम में आपसे NEFT पूछ सकता है। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि किस तरीके का उनका सेटलमेंट का टाइप होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है गाइस। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, फ्री में बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम्स अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आपको पेड बैच वगैरह लेना है तो ये आपका गिवन नंबर है, आप इस पे कॉल करके सारी की सारी डिटेल्स ले लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर आपको वहां पर पीडीएफ वगैरह, जैसे अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।